बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। अब हम अपना अगला लेक्चर कंटिन्यू करेंगे। यूनिट नंबर 8 ही कंटिन्यू है हमारा, जो कि है केमिकल रिएक्टिविटी के बारे में। मेटल्स के बारे में हमने देख लिया। अब इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे कंपैरिजन ऑफ रिएक्टिविटी, क्योंकि हम रिएक्टिविटी के बारे में ही ये पूरा चैप्टर है। तो हम कंपैरिजन करेंगे रिएक्टिविटी की किन के बीच। मेटल अभी तक हमने सिर्फ पढ़े हैं ना, तो मेटल्स भी हमारे पास दो किस्म के होते हैं जो पीरियोडिक टेबल में हमारे पास अरेंज किए गए हैं, जिनको अल्कली मेटल्स क्लासिफाई किया गया है और अल्कलाइन अर्थ मेटल्स क्लासिफाई किया गया है। अल्कली मेटल्स ग्रुप 1 के हैं, अल्कलाइन अर्थ मेटल्स जो है वो ग्रुप 2 के हैं। ठीक है जी। तो हम इन दोनों के बीच में कंपैरिजन देखेंगे। किस बेसिस पे? रिएक्टिविटी के बेसिस पे, कि इनके रिएक्टिविटी में क्या डिफरेंस है, क्या कंपैरिजन आ रहा है और उसकी वजह क्या बन रही है। तो हम क्या कहेंगे कि जो अल्कली मेटल्स है वो ग्रुप 1 में पाए जाते हैं। ठीक हो गया। अल्कलाइन अर्थ मेटल्स जो है वो ग्रुप 2 में पाए जाते हैं। कहाँ पे? पीरियोडिक टेबल में। ठीक हो गया। सही। इनकी पोजीशन हमें पता चल गई कि कौन कौन से कहाँ पे पाए जाते हैं। तो ग्रुप 1 और ग्रुप 2 दोनों जो है वो हमारे पास क्या है? मेटल्स है। सही। एक को हम अल्कली मेटल्स कहते हैं, दूसरे को हम अल्कलाइन अर्थ मेटल्स कहते हैं। जो अल्कली मेटल्स है वो सॉफ्ट होते हैं और ज़्यादा रिएक्टिव होते हैं, क्योंकि उनके पास जो इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी की वैल्यू है वो होती है ज़्यादा। ठीक है। रिएक्टिविटी किस बेसिस पे वो ज़्यादा शो कर रहे हैं? इस बेसिस पे ज़्यादा शो कर रहे हैं क्योंकि उनकी इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी की वैल्यू जो है वो ज़्यादा होती है। ठीक है। इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी क्या होती है? वो एबिलिटी या टेंडेंसी कि वो अपने इलेक्ट्रॉन को लूज कर सके, अपने इलेक्ट्रॉन्स डोनेट कर सके, उस एबिलिटी को हम नाम देते हैं इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी का। ठीक है। तो अगर किसी मेटल में इतनी ताकत है कि वो अपने इलेक्ट्रॉन्स दूसरे एलिमेंट को लूज कर सके किसी रिएक्शन के दौरान, तो इसका मतलब हम क्या कहेंगे कि भाई वो जो है वो काफ़ी रिएक्टिव है। क्यों? क्योंकि उसके पास ये जो एबिलिटी है इलेक्ट्रॉन लूज करने की, यानी ये जो इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर है, ये काफ़ी ज़्यादा है। अगर आपके पास इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वैल्यू ज़्यादा है तो भी मतलब वो एलिमेंट ज़्यादा रिएक्टिव है, और अगर आपके पास इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी का फिनोमिना भी ज़्यादा पाया जा रहा है किसी एलिमेंट में, तो इसका मतलब वो भी ज़्यादा रिएक्टिव है। इसीलिए हम क्या कहते हैं कि ग्रुप 1 और ग्रुप 17 जो है उनके दरमियान सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट बॉन्ड बनते हैं। वजह क्या है? ग्रुप 1 यानी अल्कली मेटल्स की हम बात कर रहे हैं, वो सबसे ज़्यादा पॉजिटिव इलेक्ट्रोपॉजिटिव है पूरे पीरियोडिक टेबल में। और ग्रुप 17 हेलोजेंस की बात कर रही हूँ, जो कि सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होते हैं बाय कैरेक्टर पीरियोडिक टेबल में। तो सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोपॉजिटिव और सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव जब करीब आते हैं तो उनके दरमियान जो बॉन्डिंग बनती है और उनके दरमियान जो रिएक्शन होता है वो सबसे स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होता है और वो सबसे ज़्यादा टिकने वाला रिएक्शन होता है। क्लियर होगी बात? तो ये तो हो गई इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी दोनों की बात। यहाँ पे हम मेटल्स की बात कर रहे हैं, तो मेटल्स के लिए पर्टिकुलरली कौन सा कैरेक्टर है? इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी का कैरेक्टर है। तो इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी का कैरेक्टर अगर हम मेटल्स और मेटल्स को ही आपस में कंपेयर करें, ठीक है, तो क्या पता चलेगा कि ग्रुप 1 में ये जो अल्कली मेटल्स है उसमें इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी जो है वो ज़्यादा है एज कंपेयर टू ग्रुप 2 जो कि है अल्कलाइन अर्थ मेटल्स। यानी ग्रुप 1 के मेटल्स में इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी की वैल्यू ज़्यादा है एज कंपेयर टू ग्रुप 2 में जो मेटल्स मौजूद हैं। ठीक हो गया। अच्छा, अब इनकी इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी ज़्यादा है तो इसका मतलब ये फ्री स्टेट में नहीं पाए जाएंगे। नहीं पाए जाएंगे का मतलब है कि ये फ्री स्टेट में एग्जिस्ट नहीं कर सकते। क्यों एग्जिस्ट नहीं कर सकते? क्योंकि इनके पास एनर्जी इतनी ज़्यादा होती है कि वो अनस्टेबल रहते हैं।
एनर्जी और स्टेबिलिटी का हमेशा से इनवर्स रिलेशन रहा है, और एनर्जी किसी भी एलिमेंट के पास कितनी भी ज़्यादा हो वो उससे खुश नहीं होते, वो तब खुश होते हैं जब उनके पास स्टेबिलिटी आ जाए। अब यहाँ पे हम कह रहे हैं कि वो फ्री स्टेट में नहीं पाए जाते, मतलब वो रह नहीं सकते क्योंकि उनके पास स्टेबिलिटी नहीं होती। तो वो स्टेबिलिटी गेन करने के लिए उनको इलेक्ट्रॉन लूज करने ही पड़ते हैं और उनको इलेक्ट्रोपॉजिटिव होना ही पड़ता है, तब जाके वो खुद को स्टेबल कर पाते हैं। ठीक है जी। तो अच्छा जी, जैसा कि हम पिछले लेक्चर में भी डिस्कस कर चुके हैं कि अगर हम इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी के ट्रेंड को देखें पीरियोडिक टेबल में, तो हम कहेंगे कि डाउन द ग्रुप इसमें इंक्रीज आता है, ठीक है, और अलोंग द पीरियड जो है उसमें डिक्रीज आता है, ठीक है, अलोंग द पीरियड जो है उसमें डिक्रीज आता है। तो अगर डाउन द ग्रुप जो है मेटल्स की इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी में इंक्रीज आ रहा है, तो इसका मतलब जब डाउन द ग्रुप हम जाएंगे तो मेटल्स मजीद रिएक्टिव होते जाएंगे, रिएक्टिविटी भी इंक्रीज होती जाएगी। यानी रिएक्टिविटी को हम ये कह सकते हैं कि वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी के। जितना इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर बढ़ेगा उतना ही हमारे पास हमारा मेटल क्या होगा, ज़्यादा रिएक्टिव होता जाएगा। इसके लिए हमने रीज़न क्या बताया था कि क्यों डाउन द ग्रुप इंक्रीज हो रहा है, क्योंकि एटम का साइज जो है वो इंक्रीज हो रहा है, इसमें मौजूद शेल्स इंक्रीज हो रहे हैं। तो जैसे जैसे शेल्स बढ़ते हैं वैसे वैसे जो हमारा वैलेंस इलेक्ट्रॉन होता है वो न्यूक्लियस से दूर होता जाता है। तो न्यूक्लियस से जब भी कोई इलेक्ट्रॉन दूर होता जाता है यानी फासला बढ़ता है, तो इसका मतलब न्यूक्लियस का उस पे होल्ड कम हो जाता है। न्यूक्लियस का होल्ड कम होता है तो इसका मतलब ये जो आखिरी इलेक्ट्रॉन है इसको कोई भी दूसरा एलिमेंट, कौन एलिमेंट आएगा, इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, वो आके इसको आसानी से एक्सेप्ट कर सकता है। तो इसलिए जैसे जैसे साइज बढ़ेगा डाउन द ग्रुप वैसे वैसे इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी बढ़ेगी। क्यों बढ़ रही है, क्योंकि एटम्स जो है, इलेक्ट्रॉन्स जो है वो न्यूक्लियस से दूर हो रहे हैं, उस दूरी की वजह से ज़्यादा आसानी से लूज हो सकते हैं। तो इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी नाम ही लूज ऑफ इलेक्ट्रॉन्स का है ना। जितनी आसानी से इलेक्ट्रॉन लूज होंगे उतनी ही अच्छा जो है हमारे पास इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी का कैरेक्टर इंक्रीज होगा। जितना ज़्यादा इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी का कैरेक्टर होगा उतना ही ज़्यादा हमारे पास एलिमेंट रिएक्टिव होगा। क्लियर होगी बात। ये तो हो गया डाउन द ग्रुप का किस्सा। अच्छा जी, अगर हम अलोंग द पीरियड देखें तो हमने कहा कि अलोंग द पीरियड इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी जो है वो डिक्रीज हो रही है। तो इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी के डिक्रीज होने की वजह से हमने अभी कहा था कि हम ये कह सकते हैं कि इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है रिएक्टिविटी के। तो इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी इंक्रीज हो रही है मतलब रिएक्टिविटी भी इंक्रीज हो रही है। तो जाहिर सी बात है जब इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी डिक्रीज होगी तो इसका मतलब रिएक्टिविटी भी डिक्रीज होगी। सही, अगर इंक्रीज के साथ इंक्रीज आ रहा है तो जाहिर सी बात है डिक्रीज के साथ भी डिक्रीज ही आएगा। इसी को तो हम डायरेक्ट रिलेशन कहते हैं। अच्छा, अब डाउन अलोंग द पीरियड जो है क्यों हम देखते हैं कि इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी डिक्रीज हो रही है और क्यों उसके साथ ही रिएक्टिविटी डिक्रीज हो रही है। अच्छा जी, अब हम जब यूं जाते हैं तो हम कहते हैं कि डिक्रीज आ रहा है। क्यों आ रहा है, क्योंकि इसमें जितने भी एलिमेंट्स हैं उन सब का जो शेल है वो सेम है। इसमें हम पहले एलिमेंट से आखिरी एलिमेंट तक जब अलोंग द ग्रुप जाते हैं तो शेल्स की तादाद चेंज नहीं होती। अगर पहले शेल की तादाद, पहले एलिमेंट की तादाद शेल्स की 3 है तो इसका मतलब आखिरी एलिमेंट जो उस ग्रुप, उस पीरियड में पाया जाएगा उसकी भी तादाद कितनी होगी, 3 ही होगी। किसकी तादाद, शेल्स की तादाद। अगर पहले की तादाद 5 है तो आखिरी एलिमेंट की भी तादाद 5 होगी। तो एक चीज़ तो तय है कि इसके साइज में इंक्रीज नहीं आ रहा। क्यों, क्योंकि शेल्स ही नहीं इंक्रीज हो रहे। साइज तभी बढ़ता है ना जब इलेक्ट्रॉन जंप करके अगले शेल में जाते हैं, लेकिन यहाँ पे कोई जंपिंग नहीं हो रही। जो भी इलेक्ट्रॉन्स आते जा रहे हैं यही आखिरी शेल में जमा होते जा रहे हैं। ठीक हो गया। तो जब इसके शेल्स ही नहीं बढ़ रहे तो इसका मतलब ये है कि
न्यूक्लियस का आखिरी इलेक्ट्रॉन पर भी अपना अच्छा खासा होल्ड है, यानी अगर कोई बाहर से दूसरा एलिमेंट आएगा तो न्यूक्लियस आखिरी इलेक्ट्रॉन्स को रिमूव नहीं होने देगा। क्यों? क्योंकि न्यूक्लियस और आखिरी इलेक्ट्रॉन के बीच में अब तक जो है वो स्ट्रॉन्ग रिलेशन मौजूद है, क्योंकि फासला कम है। यहाँ पे फासला बढ़ रहा था तो आसानी से रिमूव हो रहे थे, यहाँ पे फासला ही नहीं बढ़ रहा। अगर फासला ही नहीं बढ़ रहा तो इसका मतलब न्यूक्लियस नहीं जाने देगा। तो इसीलिए अलोंग द पीरियड हमारे पास इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी भी डिक्रीज होती है। तो इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी डिक्रीज हुई तो इसका मतलब जो रिएक्टिविटी है वो भी क्या होगी? डिक्रीज होगी। तो इस सारे कॉन्सेप्ट के बेसिस पे हम ये कह सकते हैं कि मैग्नीशियम और कैल्शियम जो है वो लेस रिएक्टिव है एज कंपेयर टू किसके? सोडियम और पोटाशियम के। अब ज़रा इसको देखते हैं कि मैग्नीशियम और कैल्शियम पीरियोडिक टेबल में कहाँ पाए जा रहे हैं और सोडियम और पोटाशियम कहाँ पाए जा रहे हैं, और किस बेसिस पे हम ये कह रहे हैं कि भाई मैग्नीशियम और कैल्शियम जो है वो लेस रिएक्टिव है एज कंपेयर टू सोडियम और पोटाशियम के। तो ये हमारे पास आ गया पीरियोडिक टेबल। यहाँ पे हम पोजीशन देख लेते हैं। हम बात कर रहे हैं सोडियम और पोटाशियम की, साथ ही साथ हम बात कर रहे हैं मैग्नीशियम और कैल्शियम की। ये हमारे पास है अल्कली मेटल्स का ग्रुप, ठीक है, और ये जो दूसरा ग्रुप है वो हमारे पास है अल्कलाइन अर्थ मेटल्स का ग्रुप है। दोनों ही मेटल्स बाय नेचर, ठीक है, लेकिन मेटल्स को मेटल के साथ ही हम क्या कर रहे हैं? कंपेयर कर रहे हैं। अच्छा जी, यहाँ पे एक चीज याद रखिए वापस अपने टॉपिक की तरफ जाने से पहले, कि जो हाइड्रोजन होता है वो मेटल नहीं है। इस चीज में आपने कंफ्यूज नहीं होना कि हाइड्रोजन पहले ग्रुप में रखा गया है तो इसका मतलब हाइड्रोजन भी मेटल है। हाइड्रोजन जो है वो नॉन मेटल है, ठीक है, सिर्फ इसकी कुछ प्रॉपर्टीज इस मेटल से मैच करती है तो इसलिए उसको यहाँ पे प्लेस कर दिया गया है, लेकिन इसका हरगिज ये मतलब नहीं है कि ये हमारे पास मेटल है। अच्छा जी, वापस आते हैं, अपने मेटल्स को कंपेयर करते हैं। अब ये सोडियम जो है ये हम कह रहे हैं कि ज़्यादा रिएक्टिव है एज कंपेयर टू मैग्नीशियम, और ये पोटाशियम जो है ये ज़्यादा रिएक्टिव है एज कंपेयर टू कैल्शियम। तो हम तो ये बात पहले ही प्रूव कर चुके हैं कि भाई जब अलोंग द पीरियड जाते हैं तो इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी डिक्रीज हो रही है। इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी डिक्रीज हो रही है तो मतलब रिएक्टिविटी भी डिक्रीज हो रही है। तो इसलिए जब हम इन दोनों को कंपेयर करेंगे तो सोडियम ज़्यादा रिएक्टिव होगा और ज़्यादा इलेक्ट्रोपॉजिटिव होगा एज कंपेयर टू मैग्नीशियम, और पोटाशियम ज़्यादा रिएक्टिव और ज़्यादा इलेक्ट्रोपॉजिटिव होगा एज कंपेयर टू कैल्शियम। क्यों? क्योंकि इनकी पोजीशन के हिसाब से अल्कली मेटल्स ज़्यादा रिएक्टिव होते हैं, ज़्यादा इलेक्ट्रोपॉजिटिव होते हैं, और अल्कलाइन अर्थ मेटल्स जो है वो कंपैरेटिवली लेस इलेक्ट्रोपॉजिटिव और लेस रिएक्टिव होते हैं। अब हम ज़रा आ जाते हैं कि रिएक्टिविटी का हम कह रहे हैं कि उसकी रिएक्टिविटी यानी फर्स्ट ग्रुप की रिएक्टिविटी मेटल्स की ज़्यादा है, और जो सेकंड ग्रुप में हमारे पास मेटल्स है उसकी रिएक्टिविटी कंपैरेटिवली कम है। वैसे कम नहीं है, लेकिन अगर हम इन मेटल्स को मेटल्स से ही कंपेयर करेंगे तब कम है, ये चीज़ याद रखिएगा। अच्छा जी, अल्कली मेटल्स जो हैं वो काफ़ी तेज़ी से रिएक्ट करते हैं पानी के साथ और प्रोडक्ट्स बनाते हैं हाइड्रोक्साइड्स की, जबकि अल्कलाइन अर्थ मेटल्स जो है वो भी रिएक्ट करते हैं पानी के साथ, वो भी ऑक्साइड्स बनाते हैं, हाइड्रोक्साइड्स बनाते हैं, लेकिन उसकी स्पीड कंपैरेटिवली स्लो होती है। बनाते दोनों प्रोडक्ट है, सेम प्रोडक्ट बनाते हैं, हाइड्रोक्साइड्स ही बनाते हैं, लेकिन स्पीड जो है उसमें फ़र्क है। अब आप देखो, सोडियम रिएक्ट कर रहा है वाटर के साथ और हमारे पास सोडियम हाइड्रोक्साइड बन रहा है, साथ ही साथ हमारे पास हाइड्रोजन गैस रिलीज हो रही है। ये कौन से ग्रुप की हम बात कर रहे हैं? फर्स्ट ग्रुप की बात कर रहे हैं। अब कैल्शियम जो कि दूसरे ग्रुप का है वो भी रिएक्ट कर रहा है
वाटर के साथ और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बन रहा है और साथ ही साथ हाइड्रोजन बन रहा है। तो इसका मतलब इन दोनों में अगर वैसे देखो तो कोई फर्क ही नहीं है, दोनों ने रिएक्ट किया, दोनों ने अपने हाइड्रोक्साइड्स बनाए और दोनों ने ही हाइड्रोजन साथ में एज अ बाय प्रोडक्ट रिलीज कर दी, है ना। लेकिन डिफरेंस सिर्फ किधर है, स्पीड में डिफरेंस है। जो फर्स्ट ग्रुप के एलिमेंट्स वाटर के साथ रिएक्ट करते हैं तो वो रिएक्शन फास्ट होता है। सेकेंड ग्रुप के एलिमेंट्स जब वाटर के साथ रिएक्ट करते हैं तो प्रोडक्ट्स वही होते हैं, लेकिन स्पीड जो है वो कम होती है। तो हम ये कह रहे हैं कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जो है वो सॉल्युबल होता है पानी में, इसलिए इसका सॉल्यूशन अगर सैचुरेटेड हो तो उसको मिल्की नेचर देता है, मिल्की लुक देता है, और उसको हम कैल्शियम हाइड्रोक्साइड कहते हैं सॉलिड की फॉर्म में। अच्छा जी, क्लियर हो गई बात। यहाँ पे हम दोबारा से एक और कंपैरिजन कर रहे हैं। पहला रिएक्शन वही सेम पिछला रिएक्शन है, सोडियम ने रिएक्ट किया पानी के साथ, सोडियम हाइड्रोक्साइड बना, साथ हाइड्रोजन रिलीज हुई और साथ हीट रिलीज हुई। मैग्नीशियम ने पानी के साथ रिएक्ट किया, अगेन हाइड्रोक्साइड बना, हाइड्रोजन बनी, हीट रिलीज हुई, कोई डिफरेंस नहीं। लेकिन जो इसमें हीट है वो दोनों केसेस में इवॉल्व हो रही है। जो पहला केस है ये, इसमें हीट इतनी ज़्यादा है कि ये जो हाइड्रोजन बना है ये हाइड्रोजन जलने लगता है। आपको पता है ना कि हाइड्रोजन जो है वो जलता है, वो उसकी प्रॉपर्टी है। तो यहाँ पे हीट इतनी ज़्यादा होती है, लिबरेट हुई है कि जो हाइड्रोजन बना है वो आग पकड़ लेता है, वो जल जाता है। ठीक है जी। इसीलिए जो अल्कली मेटल्स होते हैं वो जब रिएक्ट करते हैं तो एयर के साथ जब ये रिएक्ट करते हैं तो आसानी से ये अपने ऑक्साइड्स बना देते हैं। देखो सोडियम यहाँ पे हमें मिला ना, ये सोडियम जब एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है तो सोडियम ऑक्साइड बनाता है। ठीक है जी। अच्छा, फिर अगर हम पोटाशियम को देखें तो पोटाशियम जो है वो तो सुपर ऑक्साइड भी बना देता है। क्यों? क्योंकि वो ज़्यादा रिएक्टिव है। अब सोडियम और पोटाशियम की बात हो रही है, यानी हम जा रहे हैं डाउन द ग्रुप। ठीक है, डाउन द ग्रुप जा रहे हैं। ये ऑक्साइड्स बना रहा है, ये तो उससे भी एक कदम आगे बढ़ जाता है, अपने सुपर ऑक्साइड्स बना देता है। कब? जब ये एयर में ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करते हैं। तो क्या शो कर रहे हैं कि डाउन द ग्रुप रिएक्टिविटी बढ़ रही है। इसीलिए सेम ग्रुप में सोडियम के मुकाबले में पोटाशियम जो है वो ज़्यादा रिएक्टिव है। ठीक है, उसने अपना सुपर ऑक्साइड बना दिया। तो जब इसी तरह हम कंपैरिजन में अल्कलाइन अर्थ मेटल्स को देखेंगे तो वो जब ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेंगे हीटिंग के थ्रू, तब वो ऑक्साइड्स बनाएंगे सिर्फ। ठीक है जी, बात क्लियर हो गई। तो यहाँ पे आपको क्लियर हो गया होगा कि रिएक्टिविटी में कैसे डिफरेंस आ रहा है एक ग्रुप के, यानी अल्कली मेटल्स और अल्कलाइन अर्थ मेटल्स के बीच में भी, और डाउन द ग्रुप रिएक्टिविटी और इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी का कैरेक्टर बढ़ने की वजह से सोडियम और मैग्नीशियम के भी, पोटाशियम के बीच भी क्या डिफरेंस आ रहा है, कैसे पोटाशियम की रिएक्टिविटी ज़्यादा है कंपेयर टू सोडियम के, और कैसे वो अपने सुपर ऑक्साइड्स बना रहे हैं। तो आई होप यहाँ तक आपको सब कुछ क्लियर हो गया होगा। थैंक यू।